नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश में जितना जरूरी है रिटर्न कमाना, उतना ही जरूरी है उस निवेश से जुड़े रिस्क को समझना। आज बताएंगे निवेश में कितने तरह के रिस्क हैं, इक्विटी और डेट में रिस्क को कैसे पहचाने, पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, ऋषिकेश पालवे हमारे साथ है डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ से, और साथ ही कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन से भी आज करेंगे हम खास चर्चा। तो रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो, इस पर बात करेंगे और कैसे रिस्क को पहचाने, इक्विटी, डेट या किसी भी एसेट क्लास में रिस्क को पहचान के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे पाएं, इसको जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है जिस रिस्क की हम बात कर रहे हैं उसको डिफाइन कैसे किया जाए। क्षितिज, जरा पहले बताइए कि हम जो रिस्क कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कितने रिस्क, जोखिम को समझिए, जोखिम समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए, ये रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है? एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वाति, बेसिकली रिस्क क्या है कि जो मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और जो आउटकम है वो नहीं है, तो वो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का। तो बेसिकली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो वैसा ना हो के कुछ और हो रहा है, तो वो जो आप रिस्क जो आप देख रहे हो अपने पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड, वो रिस्क है जिसका आप एक प्रीमियम देते हो कि ठीक है मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तो मैं इतना प्रीमियम मुझे एक्सपेक्टेशन का मिलेगा कि हाँ इस रिस्क का मुझे रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। तो बेसिकली वो रिस्क है। रिस्क सिर्फ पैसे का लॉस नहीं है, कई बार में लगता है कि मेरा पैसा डूब रहा है। रिस्क वॉलेटिलिटी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, रिस्क पैसे का लॉस है, साथ में अनसर्टेनिटी है, साथ में लैक ऑफ कंट्रोल है जो ओवरऑल आप आउटकम सोच रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, ऑल्दो वो भी 5 लाख तक की एश्योरिटी है बैंक की, आरबीआई की, बट जब कैपिटल मार्केट्स में आप होते हो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड, जो हमने पिछले 2-3 महीने में देखा, अब वापस मार्केट और रिकवरी फेज में है, पर देखा हमने मार्केट 18-19% ब्रॉडर इंडेक्स टूट गया, काफी फंड्स बड़े बड़े टूटे। तो आपका कंट्रोल नहीं है आउटकम पे, अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो वो भी एक रिस्क की परिभाषा में आता है। तो ये ओवरऑल सारे रिस्क फैक्टर्स को जब आप काउंट में लेते हैं तो ओवरऑल एक डेफिनेशन आती है कि हाँ रिस्क इन सब चीजों का एक एक लमसम एक मिश्रण है। ओके, तो रिस्क हमने समझा कि रिस्क को डिफाइन कैसे करें, और जब एक बार हमने रिस्क को डिफाइन कर दिया फिर हमें काफ़ी आसान हो जाता है समझना कि इस रिस्क को समझ के रिटर्न कैसे जनरेट करें। लेकिन ऐसे में ऋषिकेश, समझना ज़रूरी है एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता क्या है, क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है फाइनेंस का, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। जैसे आपने पहले बहुत सही फरमाया कि रिस्क और रिटर्न एक ही सिक्के के दो पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइसोलेशन में देखें, समझो फॉर एक उदाहरण के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है। मान के चलो कि दो फंड है, फंड ए और फंड बी। फंड ए 10% का रिटर्न दे रहा है और फंड बी जो है वो 12% का रिटर्न दे रहा है। तो ऑप्टिकली अगर डिसाइड करना हो केवल रिटर्न्स के भरोसे पे कि कौन सा रिटर्न, कौन सा फंड चूज करना है, तो कोई भी फंड जो 12% दे रहा है उसका चुनाव करेगा। लेकिन अभी रिस्क की परिभाषा समझते हैं। रिस्क अगर समझो स्टैंडर्ड डिविएशन एक रिस्क नापने का बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। अगर फंड ए जहाँ पे 10% का रिटर्न है वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 5 का है, और अगर फंड बी जहाँ पे 12% का रिटर्न है वहां पे भी रिस्क 5 का ही है। तो उस टाइम पे आप जब 10/5 करते हो तब आपको पता चलता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग यू आर मेकिंग 2% रिटर्न। 10/5 इज इक्वल टू 2। तो हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपको 2% का रिटर्न मिल रहा है। उसी चलते 12/5 आप करोगे तो आपको उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कम आएगा, तो ज्यादा आएगा, सॉरी। सो एवरी यूनिट ऑफ रिटर्न, एवरी यूनिट ऑफ रिस्क विल फेच हायर यूनिट ऑफ रिटर्न अगर 12% डिवाइडेड बाय 5% करोगे। तो इसके इस हिसाब से आपको चुनाव करने में आसानियत होगी कि फंड ए चुनाव करना है या फंड बी चुनाव करना है। सो ये होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो ये हमने समझ लिया कि रिटर्न के हिसाब से आपका, रिस्क के हिसाब से आपका रिटर्न कैसे बन रहा है, ये एक पैरामीटर है, क्षमता है पहचानने की, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। आप उसी हिसाब से अपना एसेट क्लास चुनते हैं।
अब समझना ज़रूरी है कि अलग-अलग एसेट क्लास में कौन से रिस्क होते हैं। शुरुआत हम इक्विटी से ज़रा पहले करें। इक्विटी को सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है क्षितिज। अब जहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी वहाँ पर ज़ाहिर तौर पर रिस्क भी होगा। हाई अगर रिटर्न है तो हाई रिस्क के साथ वो रिटर्न मिलता है इक्विटी में। अगर थोड़ा-सा आप पहले जिस्ट दें कि इक्विटी में रिस्क को हम कैसे पहचानते हैं? रिस्क को मापने के इक्विटी इस एसेट क्लास में कौन-कौन से तरीके होते हैं? स्वाति, कोई भी एसेट क्लास अगर आप कंसिडर करते हैं जैसे इक्विटी है या फिक्स इनकम है, हर किसी में एक रिस्क है। तो ऑब्वियसली इक्विटी में आपका सबसे बड़ा जो रिस्क है आपका लॉस ऑफ आपका प्रिंसिपल का रिस्क रहता ही है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी रहती है। अच्छा, विद रिगार्ड टू मार्केट जो है, दो तरह के रिस्क होते हैं आपके, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ब्रॉडर जो इक्विटी के रिस्क को अगर आप सम करते हो, तो जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो सिस्टम ड्रिवन है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ वो कल को आरबीआई की कोई पॉलिसी है, फेड की कोई पॉलिसी है, कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हो सकती है, कोई क्लाइमेटिक आपका चेंज आ गया है, कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, इन रिस्क पे आपका कंट्रोल नहीं है। कोविड जैसे हुआ, वो एक सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब इट्स लाइक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक रिस्क है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। दूसरा आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है, वो सेक्टर स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। अब कई साइंस है, कई ने डिफाइन किया कि अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो कोई 30 स्टॉक्स के आसपास का है, अगर एक नॉर्मल पोर्टफोलियो की मैं बात करता हूँ, तो 90% अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप बीट कर सकते हैं। बिकॉज अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या है, कल को मान लीजिए आपने इस तरफ इंफ्रा में अगर स्टॉक्स ले रखे हैं, फॉर सम रीजन इंफ्रा स्टोरी उस कंट्री की स्लो है, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं करेगा। पर अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है जहाँ पे आपने 6-7 थीम ले रखे हैं, जहाँ पे मान लीजिए न्यू एज बिजनेस ले लिया, बैंकिंग ले लिया, आपने रिसाइकलिंग ले लिया, आपने एनर्जी थीम ले लिया, आपने ऑटो डिफेंस थीम ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, और उसमें वैल्यूएशन बना ली 5-6 स्टॉक की, तो आपने एक बहुत ब्रॉडर इंडेक्स थीम लिए, तो उसमें आपका जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो बहुत हद तक 90% मिटिगेट हो जाता है। तो ब्रॉडर ये दो रिस्क हैं जिसके थ्रू इक्विटी मार्केट में हमने देखा है कि आप प्लस माइनस होते हैं। और दूसरा ये है कि एक हर्ड मेंटालिटी है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विटी में आता है, जहाँ पे पास्ट रिटर्न्स देके आप आते हैं और बाइंग करते हैं। तो वो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जहाँ पे आपको ओवरनाइट पैसा बनेगा। आप एक अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं, तो उसी क्षमता से आपका पैसा बनेगा जिस क्षमता से वो बिजनेस आपके लिए पैसा अर्न कर रहा है। सो ये ब्रॉडर रिस्क है जो इक्विटी में आप देखते हैं इस वक्त। बिल्कुल, तो सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। और जब हम रिस्क की बात करते हैं इक्विटी में ही, थोड़ा और अगर डिटेल में जाएं तो ऋषिकेश, सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर होता है जिसका आपने कुछ देर पहले जिक्र भी किया, वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ज़रा थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं, स्टैंडर्ड डिविएशन से कैसे एक इक्विटी में हम यूजुअली रिस्क को डिफाइन करते हैं। जी स्वाति जी, स्टैंडर्ड डिविएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर माना जाता है रिस्क नापने का। क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सरल परिभाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मैथमेटिक्स में दो किस्म के नंबर्स होते हैं। पहले किस्म का नंबर होता है वो होता है कांस्टेंट नंबर, और दूसरे किस्म का नंबर होता है वो वेरिएबल नंबर होता है। तो कांस्टेंट नंबर का एक उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एफडी कर ली, अपने 100 रुपए जाके किसी बैंक में एफडी कर ली, और बैंक ने उनको प्रॉमिस किया कि 6% का रिटर्न आएगा। अभी 1 साल के बाद अगर वो जाएंगे तो उनके पास 100 और 6 रुपए का ब्याज 106 रुपए होंगे। इसकी गारंटी है, 100% उनको 106 रुपए मिल जाएंगे। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा ये 6 रुपए में, अनलेस द बैंक गोज बैंकरप्ट, वो अलग चीज हो गई, लेकिन 6 रुपए उनको गारंटीड मिल जाएंगे अगर बैंक अच्छी खासी चल रही है। अब दूसरे किस्म का नंबर जो होता है वो होता है वेरिएबल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कोई इक्विटी में निवेश करता है और उसमें वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि, समझो फंड ए में निवेश किया है और उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी कि वो फंड 10% का रिटर्न देगा। अभी 1 साल के बाद जब वो अगर 100 रुपए लगाते हैं तो वहां पे गारंटी होती है क्या 110 मिलने की? तो उसकी गारंटी नहीं होती कि आपको 110 मिले। आपको 115 भी मिल सकते हैं, या आपको 105 भी मिल सकते हैं, आपको 120 भी मिल सकते हैं, या 100 रुपए आपके कैपिटल वापस आ सकती है। तो इसमें ऑसिलेशन होता है। वेरिएशन इन रिटर्न जब होता है उसे वेरिएशन कहते हैं। उसी को आगे चल के हम रिटर्न्स की परिभाषा में जब बात करते हैं उसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं।
तो अगर आपने 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखा है और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 5% का है, तो इसका मतलब ये है कि 1 साल के बाद आपको 15+5 या 15-5, मतलब 15+5 20 हो गया, 15-5 10 हो गया। तो आपके रिटर्न्स जो है वो 10 और 20 के बीच में मिल सकते हैं, 10% और 20% के बीच में मिल सकते हैं विद 68% प्रोबेबिलिटी। सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ये कहता है, आप अगर कहो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 68%। अगर आप कहो कि 68% बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 देखा जाता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाता है। वहां पे एवरेज 15 जो एक्सपेक्टेशन है आपकी 15+2 टाइम्स स्टैंडर्ड, 15+5+5, 15-5 मतलब 15+10, 15-10, इसका मतलब 5 और 25 के बीच में आने की 95% प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के साथ आपको एक रेंज मिल सकती है। इससे क्या साबित होता है कि आपको आपकी डाउनसाइड पता चलेगी। अगर आपने फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने बोला था 15+5 15-5 10 और 20 का रेंज आया, अगर 15 का एक्सपेक्टेशन था और 20 मिल गया हमेशा खुशी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलता है कि 5 मिलने की भी गुंजाइश है, तो आपको आपकी डाउनसाइड पता चलती है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योर रिस्क। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमने समझा कैसे आइडेंटिफाई करता है, और इसमें एक और जो टर्म यूजुअली यूज होता है क्षितिज, वो रहता है बीटा। क्या हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बीटा कैसे डिटरमिन करता है किसी एक रिस्क और रिटर्न या वॉलेटिलिटी पैटर्न को? इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है। इनफैक्ट बीटा जो है वो मेजर करता है सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट की। इनफैक्ट बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कैसा मूव कर रहा है, ये बताता है। तो बीटा का वैल्यू नॉर्मली 1 होता है, विच इज इन लाइन विद मार्केट। अगर वो लेस देन 1 है, दैट मीन्स दैट विद लेस ऑफ रिस्क, मार्केट जो में रिटर्न आपका जो है वो बेटर बन रहा है। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जो जनरेट कर रही है, पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है, वो लेस रिस्क लेके विद इन इस मार्केट के जनरेट कर रहा है। वो रिटर्न अच्छा बुरा बात की बात है, पर ये है कि दैट विद इन इस मार्केट द रिस्क जो पोर्टफोलियो मैनेजर ले रहा है वो लेस रिस्क ले रहा है। अगर 1 से ऊपर है तो जो जनरेट पोर्टफोलियो मैनेजर जनरेट या जो भी म्यूचुअल फंड रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो ज्यादा रिस्क लेके विद जो मार्केट का है, जो भी उसका बेंचमार्क है। मान लीजिए अगर निफ्टी है तो 1 लेते हैं बेंचमार्क का, जो बीटा लेते हैं, तो विज़ाविज़ 1 के अगेंस्ट वो अगर 1 से ऊपर का है तो वो मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहा है और उसके बाद वो रिटर्न जनरेट कर रहा है। सो ये एक पैरामीटर है जो बहुत कॉमन पैरामीटर देखा जाता है कि किस तरह का रिस्क एक पोर्टफोलियो के ऊपर है और उसके बाद वो रिटर्न किस तरह का जनरेट कर रहा है। ओके, तो ये हमने स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से समझा कि आप कैसे रिस्क, रिटर्न और वॉलेटिलिटी पैरामीटर को, उन पैमानों को समझ सकते हैं। थोड़ा डेट की तरफ आते हैं। फिक्स्ड इनकम में यूजुअली ऋषिकेश निवेशकों को लगता है कि बहुत ही कम जोखिम वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर क्या ये सही है? फिक्स्ड इनकम या फिर डेट क्या बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, या फिर कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि एक डेट को भी परेशान करते हैं? पहले थोड़ा नटशेल में बताइएगा। जी बिल्कुल। तो डेट का रिस्क जो है, मेरे हिसाब से वो इक्विटी से ज़्यादा जोखिम वाला होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी काइंड ऑफ रिस्क होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क अगर हम डेट की बात करें तो क्रेडिट रिस्क होता है। जब आप डेट में निवेश करते हो तो बेसिकली आप पैसे लेंड करते हो किसी को, राइट। आप अगर लेंड करते हो किसी को तो उसके अगेंस्ट आपको एक ब्याज मिलता है। जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स को पैसे देते हो, समझो 100 रुपए दिए, तो वो आगे चल के लेंड करते हैं जिसके लिए आपको ब्याज का पैसा मिलता है। अगर जिन्होंने बोरो किया है वो भाग जाए या वो बैंकरप्ट हो जाए, तो वो 100 रुपए आपने जो निवेश किए थे या जो आपने लेंड किए थे वो पूरे के पूरे डूब सकते हैं। उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क। दूसरी रिस्क होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। कभी भी प्राइसेस ऑफ बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आ जाता है तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स ऊपर चले जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर चला जाता है तो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड नीचे आ जाते हैं। तो उसे सेंसिटिविटी कहते हैं और उसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन के जरिए से नापा जाता है। तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज दरें ऊपर नीचे होती है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। और तीसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। कई बार आप जब लेंड करते हो पैसे किसी को, और समझो
लेंड करते हो 3 साल की अवधि के लिए और 2 साल में आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप जब पैसा वापस निकालने जाते हो तो आपको थोड़े डिस्काउंट पे लेना पड़ता है, लिक्विडिटी प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये 3 किस्म के रिस्क जो काफ़ी प्रेवलेंट है मार्केट में, वो डेट से एसोसिएट हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ रिस्क हैं जो कि डेट से जुड़े हुए हैं। क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है और री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी एक होता है जो कि हमें इन्वेस्टमेंट पे समझना चाहिए। इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो निवेश में कितने रिस्क, पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट के टिप्स आज हम समझ रहे हैं। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन से हम बात कर रहे हैं। एक रिस्क जो सबसे ज्यादा सताता है इन्वेस्टर्स को, वो है महंगाई दर से जुड़ा हुआ रिस्क, मतलब इन्फ्लेशन रिस्क। और क्षितिज, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ROI होना चाहिए, जो रियल रिटर्न होना चाहिए, वो निवेशकों को मिलता नहीं है, या फिर इस बात को नज़रअंदाज करके जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उनका मन मुताबिक जो रिटर्न है वो उनके इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलता है। ज़रा इन्फ्लेशन रिस्क समझाइए, कैसे परेशान करता है और इससे कैसे बचें? स्वाति, एक्चुअली क्या है कि बहुत ही मिसलीडिंग है जो हमारे को ब्याज दरें मिलती हैं बैंक्स में, बाकी जगह पे। हम सब जरूर खुश होते हैं कि 6% मिल रहा है, अभी 6.5 हो गया, 7, 7.5 हो गया। पर देखिए, हमारे हमारे अगर देश में आप देखेंगे, अभी इन्फ्लेशन नंबर 4 के नीचे रह रहा है या 4.5 के आसपास था 1 साल पहले। पर फूड इन्फ्लेशन आप देखते हैं वो 17% से ऊपर ही है आपका जो। सो हमें लगता है 7% से हमारा पैसा बढ़ रहा है, पर पैसे में वृद्धि नहीं हो रही है। आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, पर आप जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है। तो पोस्ट टैक्स आपके पास डिपॉजिट में 4.5-5% आता है, अगर आप हाई टैक्स लाते हैं, कई बार उससे भी कम आता है। जबकि इन्फ्लेशन आपके पास पोस्ट टैक्स 7, 7.5, 8% पे है। सो यू आर नॉट इवन, आप प्रिजर्व भी नहीं कर रहे हैं वेल्थ, आप बनाने की तो दूर की बात है। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, पैसे की वैल्यू डिप्लीट होती है। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन का एक थंब रूल होता है, उसको बोलते हैं 72 का, जो कंपाउंडिंग का भी होता है। ये बताता है कि कितने समय में पैसे की वैल्यू आधी होगी। अगर 8% की इन्फ्लेशन है तो 9 साल में पैसे की वैल्यू आधी है। तो जो चीज आप 100 रुपए की आज ले रहे हैं, वो 9 साल के बाद अगर आप लेंगे तो आपको 200 रुपए की आएगी। पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही उससे कम पे स्लो पे गेन कर रही है, तो आप उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी, वो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए करनी है कि आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो फिक्स इनकम में करें या इक्विटी में करें, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लेशन बीटिंग हो, पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन बीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट हमारा जो भी पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट का, वो एक तो हैंडसमली इन्फ्लेशन को बीट करना होता है और ग्रोथ लेके आना होता है पोर्टफोलियो में। सो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें जब इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। और आजकल तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने बीच में देखा कि रुपये के वीक होने का जो दौर था वो काफ़ी ज़्यादा चला, बीच में थोड़ा रिकवरी हुई थी, लेकिन डेफिनेटली करेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को। तो करेंसी रिस्क एक कितना बड़ा थ्रेट है ऋषिकेश आजकल के टाइम में? इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बाहर के देश से जो पैसा इंडिया में आता है निवेश करने के लिए, वहाँ पे करेंसी रिस्क काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर डॉलर का भाव बढ़ जाता है तो उनकी रिटर्न्स कम हो जाती है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने निवेश किया 100 रुपीज़ इंडिया में, अगर वो 100 रुपीज़ 80 के भाव पे अगर उन्होंने निवेश किया हुआ है, और वही अगर वो 100 रुपये 200 रुपये बन जाते हैं, वास्तव में देखा जाए तो 100% का रिटर्न बना है, लेकिन वो 80 के भाव पे अगर लगाया और जब रिडेम्पशन होता है और डॉलर का भाव 100 हो जाता है, तो उनका रिटर्न 100% का नहीं लेकिन कम होगा, क्योंकि कन्वर्जन अभी 80 पे नहीं हो रहा है, 100 पे हो रहा है। तो वो रिटर्न 100% के जगह पे 70 से 80% हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं करेंसी रिस्क। कई बार जब बाहर के देशों से पैसा आता है इंडिया में निवेश करने के लिए, तब ये लागू होने की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो करेंसी रिस्क एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे रिस्क मैनेजमेंट का, जिसको आपको डेफिनेटली समझने की ज़रूरत है। क्षितिज, अब ऐसे में वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिस्क मैनेजमेंट किया कैसे जाए एक पोर्टफोलियो में। बेसिकली निवेश में रिस्क
कैसे करें फिक्स? तो इसका एक फॉर्मूला क्या है कि हम डाइवर्सिफाई भी करें और ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें जिससे हम ये जो तमाम जो रिस्क है उनको मिटिगेट करने में आसानी हो? आई थिंक एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन सबसे पहले बहुत जरूरी है। आप एक जो कहावत है वो कितनी आप समझिए सच है, जो पहले भी थी और आज भी है, कि दैट आप हर चीज अपनी एक ही एसेट क्लास में मत पार्क करें। आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। ब्रॉडली समवन हु बिटवीन 30 टू 40 की एज में अगर है तो आप 60-30-10 का रूल फॉलो कर सकते हैं। 60 इक्विटी, 30 फिक्स इनकम, जो टैक्स एफिशिएंट फिक्स इनकम मैं बोलूंगा अगेन, और 10% गोल्ड। आप ये ले सकते हैं एसेट क्लास। अपने लिक्विड एसेट्स की मैं बात करूं तो ये एसेट क्लास फॉलो कर सकते हैं। फिर फर्दर आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। जैसे आप इक्विटी में आप इसको फर्दर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप 50-30-20 का रूल जो होता है, 50% लार्ज, 30% मिड, 20% स्मॉल कैप, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स इनकम में भी आप डिपेंडिंग ऑन आपको जो आपको इमरजेंसी फंड्स हैं वो लिक्विड फंड्स आप या फिर आर्बिट्राज फंड में पार्क कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए या डायनामिक बॉन्ड फंड्स में कर सकते हैं। जो थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के आपका जो पैसे हैं उसको आप गिल्ड फंड में आज की डेट में, बिकॉज रेट कट्स अराउंड द कॉर्नर, उसमें पार्क कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप थोड़ा स्मार्टली अगर इस रिस्क को मिटिगेट करेंगे एसेट एलोकेशन के थ्रू फर्दर, और अपने रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करते हुए डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी फर्दर किस किस एसेट क्लास में डालना है पार्क करते हुए, तो आपका ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, रिस्क सिर्फ पैसा जनरेट करना ही नहीं है। रिस्क आपका लॉस ऑफ मनी भी बचाना, जो बोला साहब है, वो भी करना है। तो वो आप बचा पाएंगे, कर पाएंगे, और दैट्स द राइट वे टू डू इट। एब्सोल्युटली। तो क्या ऋषिकेश एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? क्या हम ऐसे फंड्स का चुनाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में जिससे रिस्क को कम करने में मदद मिल सके और रिटर्न भी अच्छा जनरेट हो? और कौन से फंड्स होंगे ऐसे? जी बिल्कुल स्वाति जी, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करना होगा। वहाँ पे भी जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क आता ही है, लेकिन कम रिस्क का पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो कुछ पसंदीदा फंड्स के जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। लार्ज कैप में डीएस की लार्ज कैप फंड का पसंदीदा फंड है। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबो का मल्टी कैप फंड एक फंड है, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये 5 फंड जो है वो पसंदीदा फंड है। ओके, तो ये रहे कुछ पसंदीदा फंड्स। लार्ज एंड मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप फंड या मल्टी या कॉन्ट्रा फंड से आप एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और कौन सी कैटेगरीज यू थिंक क्षितिज जो कि एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है? मैं ये बोलूंगा दैट जहां आप रिस्क आप कम से कम कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर रहे हैं तो आई थिंक आप ओवरनाइट फंड्स में 1 महीने तक पार्क कर रहे हैं, या लिक्विड फंड्स में पार्क कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा ड्यूरेशन लंबा है और आपको एसेट एलोकेशन के हिसाब से डेट में ही रहना है तो आप गिल्ड फंड में पार्क करें। आप इवेंचुअली रीबैलेंस करते रहे अगर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है इक्विटी डेट में। इक्विटी साइड में आप फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड ज्यादा फंड लें। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब मैं बोलूंगा 5 से 7 साल के जो गोल्स हैं उनके लिए स्मॉल और मिड कैप का चयन नहीं करें। स्मॉल और मिड कैप फंड्स की तभी बात करें या ले पोर्टफोलियो में जब आप 7 से 10 साल के ऊपर के गोल्स उन्हें अलाइन कर रहे हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ किसी न किसी गोल को अलाइन करना जरूरी है स्वाति। अगर अलाइनमेंट है गोल के साथ तो वो आपका इन्वेस्टमेंट लंबी चलती है, तब तक चलती है जब तक आपका गोल नहीं आता। तो आई थिंक अगर आप टाइम होराइजन के हिसाब से जिन फंड्स में कम रिस्क है शॉर्ट टर्म के लिए उनको अलाइन करें, और जिनमें ज्यादा रिस्क है उनको लॉन्ग टर्म के लिए अलाइन करें, तो आपका रिस्क वैसे भी मिटिगेट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ शॉर्टर कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं जिससे आप रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। और इक्विटी में कैसे रिस्क कम करें इसके कुछ एग्जांपल्स दिए ऋषिकेश ने। थैंक यू सो मच क्षितिज और ऋषिकेश हमारे साथ आज इस रिस्क मैनेजमेंट वाले मनी गुरु शो में शामिल होने के लिए कि कैसे रिस्क को फिक्स करें अपने निवेश में। धन्यवाद। मनी गुरु में भी बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।